इजी सवाल है ये। आप कह सकते हो कि एक पढ़ा होगा आपने कि अर्थ में सबसे ठंडी जगह कौन सी है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, हमेशा की तरह मैं बोलता हूं। ठीक। मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक ही होंगे। ऐसा पहले जब खत लिखते थे ना, चिट्ठी पत्र लिखते थे जब, तो उसमें लिखा होता था पहला, मैं ठीक हूं, उम्मीद है आप भी ठीक ही होंगे। फिर उसके बाद भी शुरुआत होती थी। पुराने जमाने की बात है, वो दौर गया। तो बताओ कौन सा होगा इसमें, कौन सा आंसर इस पे सही होगा। सबसे ठंडा स्थान कभी पढ़ा है ऐसा? अर्थ में कौन सा है? वर्कोस्यांग है, सियाचिन, शिकागो एंड हेलिफैक्स। दुनिया का सबसे ठंडी जगह सियाचिन है क्या? मतलब दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे सियाचिन है, और उस उतनी ज्यादा ठंड जगह जगह पे भारत की आर्मी वहां रहती है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर भी हो चुका है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? दुनिया की सबसे ठंडी जगह पे हम लोग आज भी रह रहे हैं वहां पे। मतलब छोड़ दो कि आप, सियाचिन कैसे हो सकता है, इसका आंसर ये बताओ तो। इंडिया का नहीं पूछ रहा वो पूरी दुनिया का पूछ रहा है। तो आंसर कौन सा होगा इसका? डी आंसर है इसका, रशिया में है वर्कोसियांक। समझ गए? अब कुछ अकल लगाओ यार इसमें थोड़ी बहुत। सियाचिन है, ठंडा है, पूरी वर्ल्ड का पूछ रहा है वो। मतलब ये तो वही बात होगी ना, जैसे मैं कहूं कि मेसी और रोजर फेडरर ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनको पूरी दुनिया जानती है रोनाल्डो टाइप से, और नीचे कमेंट आ जाए सोशल मीडिया में, रोहित शर्मा को भी सभी लोग जानते हैं। मतलब इंडिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हम। ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाना, मैच करना है आपको इसमें, ठीक। कि सबसे गर्म जगह कौन सी है, ये तो इजी जैसा लग रहा है मुझे, फिर भी आप ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सबसे गर्म कौन सा होगा, ठंडा कौन सा होगा? ये सवाल आपका यूपीएससी में तो खैर नहीं आना चाहिए, लेकिन कभी कभी बहुत इजी सवाल भी यूपीएससी पूछ लेता है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? इस टाइप के क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, 6-7 साल पहले। लेकिन पीसीएस के लिए ठीक है ये सवाल। हाँ ये तो इजी है, इसमें कोई डिस्कशन हो भी नहीं सकता हमारा। गर्म कौन सा होगा, ठंडा कौन सा होगा, आर्द्र कौन सा होगा, सूखा कौन सा होगा? ठीक है, यानी टेम्परेचर के हिसाब से पूछ रहा है वो, आपका ड्राइस्ट पूछ रहा है। अब इसमें अगर आपको, आपने तो, मतलब एक एलिमिनेट के हिसाब से लगाया है वो भी ठीक है। तो चेरापूंजी, हालांकि मौसिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे मौसिनराम नहीं है, उसके बगल वाला चेरापूंजी है। तो सी का 2 हो जाएगा। अब सी का 2 तो खाली किस पे है, इसी वाले पे है ना, इसलिए आपने बी आंसर लगाया, वेरी गुड। ए का 4 सबसे गर्म, क्या सही बात है ये? सबसे सूखा, सबसे गर्म सही है। सहारा में एक जगह है, अल अजीजिया, लीबिया में है, डेजर्ट है ये, सहारा डेजर्ट में अल अजीजिया, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, अल अजीजिया, जीजा जी टाइप से। तो वो आप अंडरलाइन कर सकते हो या खुद से भी लिख सकते हो साइड में अगर आप नोट्स बना रहे हो। सबसे सूखा, सूखा मतलब चिली, चिली में एक डेजर्ट है अटाकामा, ठीक। वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ज्यादा ड्राइस्ट डेजर्ट है, वहां पे रिकॉर्ड है, एक जगह है अरिका। ए से अरिका, ए से अटाकामा और सी से चिली। साउथ अमेरिका में कंट्री है चिली, उसमें एक डेजर्ट है अटाकामा, ड्राइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें एक प्लेस है अटाकामा डेजर्ट में भी, अरिका, ड्राइस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड उसको कहा जाता है। मतलब एक रिकॉर्ड है, बुक्स में लिखा हुआ है कि 16 ईयर्स का रिकॉर्ड है विदाउट रेनफॉल, वहां पर वर्षा नहीं हुई। तो इसलिए इसको सबसे ड्राइस्ट प्लेस में चिली को दे दिया गया। इसको वेटेस्ट अपना चेरापूंजी हो जाएगा, कोल्डेस्ट आपको पता ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, इजी सवाल था, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अरिका की जगह आप, अरिका आपको नया मिल गया यहाँ पर, उसको नोट डाउन करो। अगर आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे है कि इसका आंसर बी है, बल्ले बल्ले हो गया और मुझे आ गया, मैंने एलिमिनेट करके इसको लगा दिया, तो ये फिर सही तरीके की तैयारी नहीं है। इसमें तो हम कॉन्स्टेबल भी नहीं बनेंगे। आपको बाकी के जो ऑप्शंस है उस पर भी फोकस करना है। ओके, आगे बढ़ो। एक प्लांट होता है हेकिस्टोथर्म्स,
आर प्लांट्स ग्रोइंग इन, ये किस में पैदा होते हैं? ये बायो का जैसा सवाल है, लेकिन बायो और ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी या फिर आप नेचर वाली ज्योग्राफी के आप इन्वायरमेंट की बात कर सकते हो। ठीक है, हेकेस्टोथर्म किस प्रकार के प्लांट हैं ये आपको बताना है। डी सी बी आंसर कुछ आप दे रहे हो, ठीक है। ये नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, गूगल सर्च मत कर देना है अभी, वो तो पता चल ही जाएगा। आप, मैं अपने दिमाग से इसको सवाल को बनाना आप लोग। हेकेस्टोथर्म, इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर है। बहुत ही कम तापमान में, जैसे पोलर रीजन में टुंड्रा है, टैगा है, बहुत ही ठंडे इलाके होते हैं ना, वहां पर जो बहुत ही लो टेम्परेचर में ऐसे प्लांट सरवाइव कर जाते हैं तो उनको हम हेकेस्टोथर्म कहते हैं। तो आज का ये आपका एक नई चीज अगर नहीं पता है तो आपका हो जाएगा, जो बहुत ही कम टेम्परेचर में ग्रो कर जाते हैं उनको हेकेस्टोथर्म कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, महाद्वीपीय जलवायु, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की क्या खासियत है, इस पे आपको बात करनी है, फटाफट बताओ। गूगल सर्च भी मारा है किसी किसी ने, मुझे लग रहा है कई हैं इसमें खूंखार जो ससुराल कहां है करके भी गूगल सर्च करेंगे। तो बताओ, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के बारे में कौन कौन सी चीजें सही होती हैं? ये मैंने पढ़ा है, वो आपको थोड़ा बहुत कई बार जिक्र आया है कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होता है, मैरीटाइम क्या होता है, महासागरीय क्या होता है, तो उसके बेस पे आपको आंसर देना है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैं आपको ये बता दूं कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-2 साल से अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब उनका मन लगता है पढ़ने में और पढ़ने में सीरियस भी हैं, लेकिन 2 साल के बाद भी उनसे यूपीएससी का पेपर ढंग से नहीं पढ़ा जाता। एग्जाम की बात तो छोड़ दो, घर पे ढंग से नहीं पढ़ पाते हो। रीजन, घबरा जाते हैं या पढ़ने की आदत नहीं होती या समझ नहीं पाते क्वेश्चन को। पढ़ाई अच्छी खासी करने के बाद भी सवाल समझ नहीं पाते हम लोग, तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए एमसीक्यू हो रहा है आपका। अगर महाद्वीप की जलवायु होगी तो उसमें क्या ये अपसेंट रहेगा कि एक लंबा सीजन गर्मी का होता है, एक ठंडा होता है? इट इज करेक्टराइज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ ए वार्म पीरियड एंड बाय लॉन्ग कोल्ड कंडीशंस, मतलब गर्म ठंडा नहीं होगा वहां पे, कैसा होता है? दूसरा है, इन क्षेत्रों में भयानक तूफान और आंधी का अनुभव ज्यादातर देर से ग्रीष्म शरद ऋतु में होता है। दीज आर एक्सपीरियंस dreaded hurricanes and typhoons mostly in the late summer autumn, मतलब लेट समर और जो शरद ऋतु होती है, लेट समर का मतलब जब गर्मी जब खत्म होने वाली होती है, ऑटम मतलब ये हमारे सितंबर अक्टूबर का महीना जो होता है ऑटम वाला, क्या इस समय यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक टाइफून्स और हरिकेन्स का दबदबा होता है? ये तूफान के नाम बता रहा है। तो इनमें से फोर्थ नंबर का कौन सा सही होगा? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, देखो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या है, जैसे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब होता है जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। एक होता है एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, एक होता है ना महाद्वीपों के किनारे की जलवायु, जैसे वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट है। या आप कोई भी कॉन्टिनेंट ले लो, जैसे आप यूरोप को ही ले लो आप, है ना, तो यूरोप में जो ये नॉर्थ सी है इसके आसपास जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस का कोस्टल एरिया है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, तो यहाँ पर कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पर कोस्ट यानी सी का मेरीटाइम इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इसी क्लाइमेट को हम मेरीटाइम क्लाइमेट या मेरीटाइम यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट या मेरीटाइम क्लाइमेट या फिर यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अलग अलग भी कह सकते हैं। यानी महासागरीय जलवायु, यूरोप पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, ऐसा इसका नाम देते हैं। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंट्स के अंदर की बात करते हैं, किसके बाद? कॉन्टिनेंट्स के अंदर, एज मैंने किनारे पे नहीं, अंदर की बात करते हैं, तो फिर हम अंदर मतलब चले गए जहां पर ओशनिक इफेक्ट या महासागरों का प्रभाव बहुत कम होता है। तो उसमें जैसे स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, अंदर की बात हम करेंगे। अब जैसे मैंने दिल्ली मुंबई का आपको कई बार एग्जांपल दिया है, मुंबई सी के पास है तो वो कोस्टल एरिया है, तो वहां पर सी का इंपैक्ट पड़ेगा, मैरीटाइम इफेक्ट या सागरी प्रभाव होगा वहां पे। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करें, छोटा मोटा एग्जाम्पल है, तो दिल्ली अंदर है, वहां पर ओशन या सी का इंपैक्ट कम पड़ता है। ठीक है, तो दिल्ली में क्या लगता है आपको, या मॉस्को में क्या लगता है जो अंदर है, साइबेरिया में क्या लगता है, या सेंट्रल एशिया में क्या लगता है, मतलब जो अंदर की ओर है, सेंट्रल बोल दिया तो अंदर हो जाएगा ना, तो वहां पर क्या गर्मी और ठंडा होगा? होता है, गर्मी के समय गर्मी और ठंडे के समय ठंडा। मैंने कहा था एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वार्षिक तापांतर यहाँ पे ज्यादा होता है, गर्मी में तापमान ज्यादा,
और जाड़े में कम हो जाएगा वो। लेकिन जो कोस्टल एरिया के पास होगा वहां पर इतना गर्मी या जाड़ा नहीं होता है, लगभग सेम सेम रहता है। तो पहला वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, अब्सेंस कह रहा हो, अनुपस्थित होता है ठंडा जाड़ा, तो ये तो गलत हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। और यहां पे तूफान सूफान कोस्टल एरिया में ज्यादा आते हैं, हरिकेन्स है, टाइफून्स हैं, ये आप देखते होंगे। जैसे अभी हरिकेन आया तो साउथ ईस्ट ऑफ यूएसए बोलते हैं, फ्लोरिडा के कोस्ट पे आता है, यहाँ आता है, तो कोस्टल एरिया में ज्यादा आता है। जैसे हम टाइफून्स की बात करते हैं तो ये चाइना जापान सी में, फिलीपींस के आसपास इस एरिया में आता है। आप इंडिया में ही देख लो, जैसे हम कहते हैं कि तूफान आ गया तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के कोस्टल एरिया को ज्यादा हिट करेगा, वो गुजरात को हिट करेगा। एमपी है या यूपी है, दिल्ली है, हरियाणा है, इसको कम हिट करेगा। तो बोथ आर इनकरेक्ट। बहुत अच्छा आंसर है आप लोगों का, तो कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, वेरी गुड। अल्पकालिक जलवायु पूर्वानुमानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिसका पिछले दशक में पता चला है भारत के उपमहाद्वीप में कभी कभार होने वाली कमजोर मानसूनी बारिश से जुड़ी है? अच्छा सवाल है, पहले इसी को समझो कि कहना क्या चाह रहे हो, इसका आंसर बताओ। लिखा बहुत लंबा है उसने, लेकिन आंसर बहुत इजी है इसका। For short-term climatic predictions, which one of the following events detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rains in the India subcontinent? मतलब भारत में मानसून की कमजोरी के लिए पिछले कुछ दशकों में कौन सी घटना जिम्मेदार रही है, इस टाइप का वो कह रहा है। इसको जो स्टेटमेंट है इसको समझो और आंसर दो, बहुत इजी सवाल है। वो कह रहा है कि शॉर्ट टाइम क्लाइमेटिक, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं कि इस बार का मानसून ऐसा होगा, इस बार मानसून में बारिश ज्यादा होगी या इस बार मानसून में कम बारिश होगी, ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं ना, हमेशा ही आता है आईएमडी का या वर्ल्ड लेवल पे आता है। और शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन करते हैं कि इस बार कैसा होगा, अगली बार कैसा होगा। तो ओकेशनल वीक मानसून, लेकिन ये यहाँ पे किसके प्रेडिक्शन की बात कर रहा है? वो कह रहा है कि भारत में मानसून कमजोर आएगा, यानी बारिश कम आएगी। तो ये कब होता है? तो आप लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, एक आंसर को छोड़ के मेरे हिसाब से एल नीनो। ग्रीन हाउस कैसे हो जाएगा इसका आंसर? ग्रीन हाउस की तो कोई बात ही नहीं है, ग्रीन हाउस तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उससे, और क्लाइमेट चेंज का मतलब ये नहीं है कि बारिश कम होगी। क्लाइमेट चेंज का मतलब है चेंज होगा बारिश के पैटर्न में, जहां ज्यादा होती थी वहां पे कम हो सकती है, कम की जगह ज्यादा हो सकती है। या जो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होती थी, जो 5 दिन में बारिश हो सकती थी, होती थी, वो हो सकता है एक ही दिन में हो जाए, आधे घंटे में ही हो जाए। तो बारिश के पैटर्न में चेंज होना वो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस बार का मानसून कमजोर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो एल नीनो फर्क पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी में कम ज्यादा होगा, अलग बात है। लेकिन बेस्ट आंसर क्या है? एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन। अब यहां पर एक सवाल आता है कि एल नीनो है क्या, या दक्षिणी दोलन किसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, एल नीनो। अब एल नीनो क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो आपको कितना आता है कि नहीं आता है। लानिनिया। अब दूसरा है एल नीनो भाई होता है, लानिना उसकी बहन होती है, क्या होता है बताएंगे अभी। इस सवाल को पढ़ो आप। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में बाढ़ का कारण होने का संदेह है, लानिना एल नीनो से किस प्रकार भिन्न है? ये वाला सवाल आपको बताना है। इसके बाद में दोनों को आपको बता दूंगा कि एल नीनो और लानिना में क्या डिफरेंस होता है। तो जरा दिमाग लगाओ फिर, क्या डिफरेंस है दोनों में। 6 क्वेश्चन है, छठा वाला। गलत हो भी जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है। आंसर किसी का बी है, किसी का ए है, ये बात भी सही है। मतलब या तो एक सही है या तो दो सही है। सी और डी किसी का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। देखो कुछ लोग अभी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड इज फलाना ढिमका, ये भी बात सही हो सकती है। चलो इसको डिस्कस करते हैं क्या है। देखो दो चीजें, एक है एल नीनो और दूसरा क्या है? लानिना, ठीक। देखो ये भाई साहब कह रहे हैं, एक सवाल ये आपका एग्जाम में आता है, एग्जाम में चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे इंटरव्यू हो, कहीं भी एल नीनो लानिना के बारे में आ सकता है।
और नहीं भी आता है, मान लो आप डॉक्टर भी हो, तब भी आपको ये जानना ही चाहिए कि एल नीनो ला नीना का मतलब क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आते ही रहता है। एक एल नीनो है और दूसरा क्या था भाई, लानिना या लानिनिया भी कहते हैं इसको। पहला सवाल ये है कि ये है क्या, क्या ये हवा है या पानी? तो पहली बात तो ये है जो जानने की जरूरी है, ये हवा नहीं है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये हवा है, ये पानी है, ओशन करंट है, समुद्री जलधारा है, जिसका टेम्परेचर एक का ज्यादा है ना, ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। ओशन करंट्स मैंने पढ़ाया भी था आपको। यानी एल नीनो और लानिनिया क्या है, एक सी सरफेस का टेम्परेचर कुछ ज्यादा होने को या कहीं पर कम होने की घटना को हम एल नीनो और लानिनिया से जोड़ते हैं। मतलब पूरे, मैंने बताया था आपको, पूरे अर्थ में किसी किसी खास पर्टिकुलर प्लेस पे कुछ कुछ अमाउंट में पानी फ्लो करता है, सभी जगह का नहीं, कुछ कुछ में। जैसे मान लो इस एरिया में पानी का मूवमेंट आ जाए, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो पानी इधर की ओर जा रहा है, जस्ट लाइक रिवर्स, मतलब जैसे जमीन पे नदियां चलती हैं, अगर उसी हिसाब से सी में, ओशंस में कहीं कहीं पर पानी का मूवमेंट हो जाए, जस्ट लाइक रिवर, तो उसको हम बोलते हैं ओशन करंट, यानी समुद्री जलधारा। अगर उस समुद्री जलधारा यानी उस पानी का टेम्परेचर अगल बगल के सराउंडिंग से ज्यादा है तो उसको हम वार्म ओशन करंट कहेंगे, और उसका टेम्परेचर, पर्टिकुलर करंट का, पानी का टेम्परेचर कम है तो उसको कोल्ड ओशन करंट कहेंगे। ठीक है, वार्म एंड कोल्ड। तो ऐसे, तो एक तो समझ गए, तो ये क्या है, ओशन करंट है। पहली बात तो ये आप समझ गए कि ये समुद्री जलधाराएं हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो सी सरफेस टेम्परेचर, मैंने बताया भी था, सी सरफेस का मतलब सी का ऊपर वाला हिस्सा है ना, बॉटम का नहीं, जो समुद्र ऊपर से आपको दिखता है जिसमें आप हाथ लगा सकते हो, उसमें सी सरफेस टेम्परेचर का बढ़ना, या कहीं पर बढ़ेगा तो कहीं पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सी सरफेस टेम्परेचर में चेंज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन सी सरफेस टेम्परेचर की जो घटना है, उसी को हम एल नीनो और ला नीना के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तो समुद्री जलधारा है, दूसरा समुद्री सतह के तापमान में एक चेंज करती है। ठीक हो गया। तीसरा सवाल, इसकी लोकेशन कहां पे, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। अब मैं पूरा तो एल नीनो ला नीना नहीं बता सकता, क्लास में हम पढ़ाते हैं जब इसको, तो फिर मानसून में पूरे 2-2.5 घंटे का चैप्टर है ये। एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडेकी, मेजन जूलियन ऑसिलेशन, आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल, ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं। लोकेशन, अब इसकी लोकेशन कहां है? पहली बात तो इसकी लोकेशन है पैसिफिक ओशन। ये इंडियन ओशन की घटना है ही नहीं, तो कहां की घटना है ये? पैसिफिक ओशन। आपके सवाल में कुछ और दिया हुआ था, तो प्रशांत महासागर की घटना है। देखो अब क्या है, ये आपके सामने पैसिफिक ओशन है, और ये है आपका साउथ अमेरिका, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। ये पैसिफिक ओशन है, तो इसका ईस्टर्न पार्ट हमेशा राइट हैंड में होगा। तो राइट हैंड में जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वो इसका ईस्ट पैसिफिक होगा, और ये इधर वाला जो होगा वो वेस्ट पैसिफिक होगा। मतलब कैसे, इसको आप समझ लो, मैं एल नीनो ला नीना आपको बता देता हूं क्या मतलब है इसका। जैसे मान लो, और इस साइड को आप, ये इक्वेटर है, तो ऑस्ट्रेलिया अगर आपको दिखाना हो तो कहां दिखाओगे आप? ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर से नीचे है, और यहीं पर आपको इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन है। अब पैसिफिक ओशन है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, इस साइड का पैसिफिक ईस्ट होगा, और इधर का पैसिफिक होगा वेस्ट, वेस्ट पैसिफिक। तो होता क्या है कि कभी कभी, मतलब अब तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये जो इवेंट्स है थोड़ी ज्यादा होने लग गए, जल्दी होने लग गए। कभी कभी क्या होता है कि इस एरिया में चलती ट्रेड विंड्स, आपको पता है कि व्यापारिक पवन है, जो नॉर्थ ईस्ट है वो ऐसे चलती है इधर की ओर, और इधर से चलती साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवनों जब स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक, तो पानी का जो फ्लो है वो इधर को होता है, पानी का फ्लो इधर को होता है। नॉर्मली पानी इधर की ओर मूव करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, चलो स्ट्रांग वाली बात हटा दो, नॉर्मली पानी का जो फ्लो है वो इधर को होता है। तो जब पानी का फ्लो यहां से इधर की ओर होता है, तो यहां का ऊपर का पानी गर्म होगा तो इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होने की वजह से इस जगह में जो नीचे का पानी है वो ऊपर आएगा। जैसे आप ओशन की बात करो ना, ऊपर के पानी को अगर आप हटाओगे तो उसकी जगह लेने के लिए पानी आएगा, तो नीचे ठंडा पानी है, उसी को बोलते हैं अपवेलिंग। और अपवेलिंग का मतलब होता है पानी का नीचे से ऊपर आना, जिसका टेम्परेचर ऊपर के पानी से कम होगा, तो ठंडा पानी ऊपर आएगा, तो एक नई करंट चलेगी जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट, ठंडी जलधाराएं। और यहां पर नॉर्मली एक जलधारा चलती है पेरू और हम्बोल्ट कोल्ड करंट। कौन सी वाली?
पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा जो ठंडी होती है यहां पे चलती है इस इलाके में, ठीक है, इस इलाके में चलती। कब? जब यहां पर हवा इधर की ओर पानी को बहाती है। तो यहां पर मैं ऐसे बना देता हूं, ये जो इस कलर से मैं बना रहा हूं इसको येलो कलर से, तो ये समझना कि हवा नहीं है, ये पानी है। इसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट, ठीक है। ये होता है, जनरली ऐसा होता है, ठीक। और ये यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि यहाँ का गर्म पानी इधर आ गया तो हमने कह दिया कि वेस्ट पैसिफिक में टेम्परेचर ज्यादा और ईस्ट पैसिफिक में टेम्परेचर कम, ये होता है। तो इसकी वजह से इस टाइप की जो घटना होती है इसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। ऐसे का भारत में मानसून में न तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है न तो बहुत पॉजिटिव पड़ता है, ठीक ठाक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के आसपास जब आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से हवा कहाँ उठती है? गर्म होके ऊपर उठती है। तो जब हवा गर्म होके ऊपर उठेगी तो यहाँ से भी हवा ऊपर उठेगी, यहाँ से भी ऊपर उठेगी, तो कहीं ना कहीं बैठेगी, तो यहाँ बैठती है। तो इस एरिया में वो हाई प्रेशर कर देगी और जहां उठेगी वहां लो प्रेशर कर देगी और फाइनली हवा ऐसे चलती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। और इधर वाली हवा कहते हैं हिंद महासागर में बैठती है, यहाँ हाई प्रेशर होता है, तो इससे ये भारतीय मानसून को थ्रस्ट देती है। तो दिस इज नॉर्मल कंडीशन, ठीक, ये सामान्य है। इसमें न तो एल नीनो है न तो लानिना है। आप समझो, अभी तक जो मैंने पढ़ाया ये सामान्य है, न तो एल नीनो है न लानिना है। और इस टाइप की घटना को हम कहते हैं यहाँ पर वॉकर सेल। एक वॉकर भाई साहब थे, उन्होंने इसमें थोड़ा सा काम किया। तो वॉकर सेल का मतलब होता है यहाँ पे लो प्रेशर होगा वेस्ट पैसिफिक में, यहाँ से हवा उठेगी, यहाँ बैठेगी, हाई प्रेशर ऐसे ऐसे, फिर यहाँ जाएगा। तो इस एरिया में कम बारिश होगी, यहाँ ज्यादा होगी। तो इंडोनेशिया ये। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स है, जो ट्रेड विंड्स इधर की ओर व्यापारिक पवनें जाती थी वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब पानी का बहाव यहां से इधर को कम होता है ना। तो पानी का बहाव यहां से इधर को कम हो पाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब ये जो मिड ईस्ट पैसिफिक या ईस्ट पैसिफिक कह सकते हो, मतलब बहुत वेस्ट नहीं, थोड़ा सा बीच से इधर ईस्टर्न पार्ट पे, इस एरिया में पानी इधर को न जाके इधर को मूव करता है और वो पानी गर्म होता है। मतलब जो टेम्परेचर पहले यहां का ज्यादा हो रहा था, अगर इधर की ओर स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड नहीं होंगी तो पानी इधर को ना होके इधर की ओर मूव करता है और गर्म पानी होता है। और मान लो यही गर्म पानी, चीज वही है, ये साउथ अमेरिका है। अब मैं दोबारा डायग्राम नहीं बना रहा, ये ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा डायग्राम है, मतलब ये दूसरी कंडीशन है हमारी, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। तो इस साइड को जो कम हो रहा था टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इधर की ओर जो ट्रेड विंड्स है उनका इंपैक्ट या उसकी पावर कम हो जाती है, तो हवा पानी को खिसकाएगी ना, तो हवा ही कमजोर हो गई, तो गर्म पानी जो इधर की ओर जा रहा था वो नहीं जा पाता है, वापसी करता है ईस्ट पैसिफिक में और यहाँ की ओर गर्म पानी फ्लो करने लग जाता है। और इसी गर्म पानी के इवेंट को हम कहते हैं एल नीनो। क्या कहते हैं इसको? तो एल नीनो। तो एल नीनो कैसी चल रहा है? एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट। यानी आपके एग्जाम में आएगा कि एल नीनो की वजह से ईस्ट पैसिफिक का टेम्परेचर, या मिड ईस्ट भी कह सकते हो, मध्य पूर्व, मतलब पूर्व से थोड़ा इधर का तापमान बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? ये पेरू वेरू वाली खत्म हो जाएगी और यहाँ पर टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से हवा गर्म होकर कहाँ उठेगी? ऊपर। तो गर्म होकर जब हवा उठेगी ऊपर तो इस एरिया में प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। तो पहले कैसा था आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया था हवा के बैठने से, अब गर्म पानी की वजह से लो हो गया, तो यहां से हवा यहां उठेगी। अब उल्टा हो गया, देखो, जहां हवा बैठती है वहां पे दबाव ज्यादा होता है, जहां उठेगी तो वहां पे लो। पहले यहां लो प्रेशर था, पहले यहां से हवा उठ के यहां बैठी थी, अब उल्टा हो गया। देखो पूरे का पूरा चक्र ही उल्टा हो गया, हाई से लो जाएगी हवा। इस कंडीशन में हमारे यहाँ इस साइड हाई प्रेशर नहीं बन पाएगा, तो भारत का मानसून कमजोर हो जाएगा। अब कैसे कमजोर होता है मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर सकता उसको, बस इतना समझ लो आप कि इंडियन ओशन में आपको हाई प्रेशर देना है ताकि भारत की ओर थ्रस्ट मिले हवा को जाने के लिए। उल्टी कंडीशन होगी, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑफ वॉकर सेल। उल्टा हो गया, पहले ऐसे जाके हवा यहां बैठी थी, अब उल्टा हो गया, क्योंकि गर्मी, जो गर्म तापमान था पानी का, वो जो यहां गर्म होता था नॉर्मल में, अब इधर गर्म हो गया। तो एल नीनो की घटना है, ठीक है। तो एल नीनो। अब लानिना क्या है? लानिना भी यही है, जो नॉर्मल कंडीशन है वही लानिना है, बट स्ट्रांग हो जाए वो। मतलब जब ट्रेड विंड्स पानी को इधर की ओर बहाती हैं नॉर्मली, तो ये कंडीशन बनती ऊपर वाली। लेकिन अगर ट्रेड विंड्स ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा मात्रा में पानी को बहा दें, कहां की ओर?
ज्यादा मात्रा में पानी इधर की ओर बहने लग जाए तो यहां पर नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए। मैंने क्या बोला, नॉर्मल से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, कंडीशन ये वाली, एल नीनो नहीं है। अगर यहां से पानी इधर को और ज्यादा आ जाए तो यहां पे गर्म पानी ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए यहां से हवा और ज्यादा ऊपर उठेगी, तो यहां पर जो लो प्रेशर बन रहा है वो और ज्यादा अच्छा लो प्रेशर बनेगा। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन है, मैंने क्या कहा, अगर आपसे कोई पूछे कि लानिना क्या है तो आप क्या कहोगे, जो सामान्य दशा है ये वाली, यही अगर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उस घटना को लानिनिया कहते हैं। मतलब सवाल कैसे कैसे आएगा देखो, एल नीनो क्या है, एल नीनो क्या है, वार्मर फेज। देखो ऐसी सवाल आता है, वार्मर फेज ऑफ ईस्ट पैसिफिक और वेस्ट पैसिफिक। ईस्ट पैसिफिक यानी पूर्वी प्रशांत महासागर का गर्म होना एल नीनो है। बात समझ में आई। अब लानिनिया क्या है, लानिनिया में कहेंगे हम वेस्ट पैसिफिक, पश्चिमी प्रशांत महासागर का औसत से, एवरेज से ज्यादा गर्म होना लानिनिया घटना होती है। दोनों ही गर्मी से रिलेटेड है, ध्यान रखना। बस एक साइड गर्म होगा तो दूसरी साइड अपने आप क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। एक साइड अगर गर्म है तो दूसरी जगह ठंडा हो जाएगा। तो लानिनिया इज अ वार्मर फेज, ये भी क्या है, एक गर्म फेज है, एक चरण है गर्म, लेकिन किसका, वार्मर फेज ऑफ वेस्ट पैसिफिक। ध्यान रखना कौन सा वाला, पश्चिमी प्रशांत का गर्म होना, और एल नीनो ईस्टर्न पैसिफिक का गर्म होना। ये डिफरेंस है दोनों में, और दोनों ही घटना कहां से रिलेटेड है, पैसिफिक ओशन से। और दूसरी चीज, जब भी एल नीनो आएगा तब इंडियन मानसून वीक होगा, ऐसा बोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है, मतलब 100% नहीं भी होगा तो और घटनाएं अगर नहीं आ रही हैं तो ऐसा है, क्योंकि इस साइड से हवा यहां नहीं बैठेगी। और जब ये वाली कंडीशन होगी, जब जब लानिनिया आएगा, जैसे लानिना आ गया तो भारत में मानसून अच्छा होगा। इस बार भी कहा जा रहा था कि लानिनिया एक्टिव हो जाएगा तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में ठंड बढ़ेगी, लेकिन अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तो अब कहा जा रहा है कि लानिनिया की जो उम्मीद थी ठंड एक्टिव होने की इस समय, वो उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमारे यहाँ उतनी बारिश, सॉरी उतना ठंडा अभी नहीं हुआ है। अगर दिसंबर के बाद लानिनिया एक्टिव हो गया तो मे भी जनवरी में हमारे यहाँ ज्यादा ठंड पड़ सकती है। आपने सुना था ना कि बहुत ठंडा हो जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी, मतलब आप समझ गए मेरी बातों को, क्लियर हो गया। तो ये है, तो लानिनिया इज अ वार्मर फेज ऑफ वेस्ट पैसिफिक एंड एल नीनो इज अ वार्मर फेज ऑफ ईस्ट पैसिफिक। ठीक, दोनों ही गर्म फेज है। इस साइड अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स हो जाएंगी, हवा अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड हो जाएगी तो गर्म पानी इधर जाएगा, लानिनिया बन जाएगा। अगर ट्रेड विंड वीक हो जाएगी, रिजल्ट सवाल आ सकता है कि एल नीनो बनता किससे है, वीकनेस ऑफ ट्रेड विंड्स। अगर ट्रेड विंड मतलब इधर की ओर हवा नहीं चलेगी, कम चलेगी, तो पानी इधर की ओर न जाके इधर को जाएगा, इसलिए ये हिस्सा ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो एल नीनो इवेंट ट्रेड विंड के वीक होने से रिलेटेड है, और लानिनिया इवेंट ट्रेड विंड्स के स्ट्रांग होने से रिलेटेड है। ठीक है, मेरी बात, आंसर आया, ठीक है। और एक वर्ड उस पे आया है एनसो, आगे भी सवाल आते रहेंगे आपके ये। एक वर्ड आया एनसो, एनसो का मतलब होता है एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, आप लिख भी सकते हो उसको, एल नीनो दक्षिणी दोलन। ओसिलेशन समझते हो ना, दोलन मतलब अगर कोई चीज यहां है और फिर थोड़ी देर में यहां चलेगी तो दोलन तो हुआ, ये दोलन कर रहा है, डोल रहा है वो। कोई घर है फिर ससुराल, ससुराल से घर, तो कहने का मतलब एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इसका मतलब ये है, आप इसमें देख रहे होंगे, जब यहां का ईस्ट पैसिफिक का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कम होता है, तो वेस्ट पैसिफिक का ज्यादा होता है, हो रहा ना, यहां टेम्परेचर कम तो यहां टेम्परेचर ज्यादा, यहां हाई प्रेशर तो यहां लो प्रेशर। इस पे देखो, यहां लो प्रेशर तो यहां हाई प्रेशर, मतलब जो चीज यहां है वो यहां नहीं है, इधर लो है तो इधर हाई है, उधर हाई है तो इधर लो है। इसी घटना को एनसो कहा जाता है। समझ में ये क्यों होता है, क्योंकि एक साइड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूसरी साइड का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ ओशन करंट्स, यानी गर्म पानी के फ्लो होने की वजह से। इसी घटना को एल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, जब भी ओसिलेशन या पोल वर्ड आए ज्योग्राफी में, पोल कहते हैं ना, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, मतलब एक यहां है तो दूसरा वहां है, कहते जैसे दो गुट बन गए, दो ध्रुव बन गए, है ना। जैसे रशिया और अमेरिका को बोलते थे गुजरे जमाने में जब कोल्ड वॉर हुआ था। जैसे कोई कह रहा है कि यार उसका घर है, ये ससुराल है, घर जा रहा है तो घर ही रह रहा है, ससुराल जा रहा है तो ससुराल ही रहा, तो डाइपोलर, दो पोल बन गए उसके। आपके साथ भी ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है, सवाल आप समझ गए। अब मुझे इसके आंसर बताओ। चेंज इन सी सरफेस टेम्परेचर, ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे भी आपको लिखना है।
और ये भी अगर आपको कहीं कहीं पर लगता है कि लिखना है, अब मैं पूरा नहीं बता सकता क्योंकि एमसीक्यू है, ध्यान रखना जितने मुझे लगता था कि आपको आना चाहिए उतना मैंने बता दिया। ये एलिनो और दक्षिणी दोलन, ये वाला तो सवाल हमने कर लिया था, आपने इसका आंसर भी सही दिया था, बिल्कुल सही है। दक्षिणी दोलन मतलब उल्टा हो जाना, एलिनो आएगा तो। इसका आंसर दो आप, अब सभी महानुभाव इसका आंसर देंगे, दिमाग लगाओ अब आप, कौन सा इसका सही आंसर होगा? 6 का। देखो मैंने कई बार कहा है, अगर आप न्याय दे रहे हो, जस्टिस दे रहे हो और उसमें लेट हो जाए तो उसको न्याय नहीं कहते। फटाफट अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप देर हो रही है और आप ये सोच रहे हो कि यार मैं तो आंसर देने ही वाला था या थी, लेकिन मुझे थोड़ा पढ़ने में टाइम लग गया, तो फिर वो क्या माना जाएगा? वो इसका मतलब माना जाएगा कि आपको नहीं आया। क्योंकि मैं तो चलो मान लूंगा, इमोशनल आदमी हूं, कंप्यूटर तो ऐसा नहीं है ना, वो गलत कर देगा आपको, मतलब चेक ही नहीं करेगा। लालिना भूमध्य रेखी हिंद महासागर, हिंद महासागर कहां से आ जाएगा इसमें? ये क्या है? पैसिफिक ओशन है, पहला सवाल गलत। ठंडा, लानिना कह रहा है ठंडे समुद्र के तापमान की विशेषता, नहीं, गर्मी को बढ़ाता है ये। ठीक है, ये वाला नीचे वाला ठीक है, लेकिन ऊपर वाला गलत है। एलिनो का भारत पर दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, एलिनो का भारत पर दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन लानिना का मानसून की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है, लानिना आएगा तो मानसून अच्छा आएगा। जैसे ट्रिपल लानिना पिछले 2-3 साल में 2021, 22, 23 में ट्रिपल लानिना था, लगातार अच्छी बारिश हुई हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर इज डी। गुड, ये आंसर आपने सही दिया, ये अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से देख लिया ना सारा, इसमें से बहुत सारे सवाल आपके आ सकते हैं एग्जाम में कि एलिनो किस वजह से बनता है, क्यों आता है, कैसे आता है, तो दुनिया भर के सवाल इसमें बन सकते हैं। संवहनी वर्षा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये वर्ड मैंने आपको कई बार बोला हुआ है। देखो अब किस किस को ये सवाल आता है। संवहनी वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मीट्स ईच अदर, मतलब जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो संवहनी वर्षा होती है। क्या ये बात सही है? दूसरा सवाल है, स्टेटमेंट है, यह वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत सामान्य है, मतलब होती रहती, बहुत ही कॉमन है। सामान्य ऐसा लगता है कि बेकार है, ये वर्ड अच्छा लगता है, इसलिए इंग्लिश में जरूर देखें। यह कृषि प्रयोजन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, इट इज हाईली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, कृषि के लिए अच्छी होती है। तो कौन सा सवाल इसमें अच्छा होगा जरा बताओ? ये सवाल है आपका 7th का, 7वें नंबर का सवाल है, कौन सा इसमें आंसर सही आएगा? तो कई लोगों ने आंसर तो दिए हैं इसमें, देखो ये गलत पूछ रहा मैं, ये आपने पढ़ लिया होगा शायद, आप अपने आंसर को चेक कर लेना किस हिसाब से पूछ रहा है, ध्यान देना, ये गलत पूछ रहा है। ठीक है, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? मतलब मैं सोच रहा था कि सही कौन सा, मैं भी ऐसे ही पढ़ रहा था, लेकिन वो पूछ रहा कि गलत कौन सा है। आप अपने ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हो इसको, मतलब ये गलत, कौन सा गलत है ना, इसका मतलब ये गलत नहीं है, यानी जिसका आंसर सी है या जिसका आंसर बी है वो खाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए उसको? आज बी और सी आंसर यही दिए हैं आप लोगों ने, आज खाने खाने के हकदार हैं कि नहीं हो, ये बताओ। संवहनी वर्षा पूछ रहा है यार, वो कन्वेक्शनल रेनफॉल पूछ रहा है। मैंने कल परसों पता नहीं कितने दिन आपको बता दिया था कि इक्वेटोरियल रीजन पे विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, खुद से गर्म होकर ऊपर उठना को संवहन कहा जाता है। और दोपहर के बाद, कल ही मैंने शायद बताया था, किसी टॉपिक में आया था ये, दोपहर के बाद अक्सर गर्मी जब ज्यादा हो जाती है तो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। कल की तो बात है जब मैंने थंडरिंग वर्ड यूज किया था। हवा बहुत ज्यादा ऊंचाई तक उठेगी तो क्यूमुलोनिम्बस टाइप का बादल बनेगा, कपासी वर्षा बादल, जिसमें थंडरिंग या लाइटनिंग होगी। अब जब हम कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठेगी, तो इसमें ये वर्ड कहां से आ गया कि जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, इस प्रकार की वर्षा संवहनी वर्षा में होता है, ऐसा कहां से आ गया? ये जिसने भी आंसर ये लगाया है,
गलत कौन सा है, मतलब ये सही जिसने माना है तो गलत है ना ये आंसर यार। तो एक ही स्टूडेंट ने इसमें आंसर ठीक लगाया था, पहले से लगातार 2 बार, वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और उसके बाद से एक ने और थोड़ा सा कहा था कि हाँ ए ही होगा, ये बात भी सही है। बाकी भी धीरे धीरे होश में आ रहे थे, लेकिन कुछ बेहोश चल रहे हैं, होश में आओ। आंसर क्या होगा? दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज वेरी कॉमन इन ट्रॉपिकल एरियाज। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। गर्मी होगी तभी तो हवा ऊपर उठेगी, गर्म मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये बहुत कॉमन मानी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। वो गलत पूछ रहा है। और हाईली यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ऐसा है नहीं वैसे कि बहुत ज्यादा कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है, ये कोई खास स्टेटमेंट नहीं है। तो ये दोनों इसमें इनकरेक्ट होते हैं। तो आंसर कौन सा है इसका? दूसरा इसमें सही है। तो दूसरा अगर सही है तो पहला तीसरा गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बात इसकी नहीं है कि आपने इसको गलत माना कि सही माना, ये आप गलत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है तीसरा वाला। लेकिन ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल हम पिछले 3-4 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आप कैसे कह सकते हो कि ये ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से बनता है? ये तो अनर्थ वाला आंसर हो गया। इसका मतलब पढ़ाई से हमारा लेना देना खत्म हो चुका है, हम लोग बेहोश हो चुके हैं। हमारा ध्यान किस बात पे है कि नच बलिए में इस बार कौन विनर होगा। आगे बढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब पर्वतीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है भाई आपको। पहले बताओ, पर्वतीय प्रभाव, ओरोग्राफिक इफेक्ट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब चेंज ऑफ एयर फ्लो व्हेन द टोपोग्राफी ऑफ लैंड फोर्सेस एयर अपवर्ड। ये कह रहा है कि जब भूमि की स्थलाकृति पवन के ऊपर, पवन को ऊपर की ओर ले जाती है, मतलब ये माउंटेन है, माउंटेन की वजह से पवन ऊपर उठती है, तो इसको पर्वतीय वर्षा का प्रभाव कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है, पर्वतीय वर्षा में पर्वत की पवन की ओर ढलान पर अधिकतम वर्षा होती है। पर्वत की पवन की ओर ढलान, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है ये, इंग्लिश में पढ़ो। द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल। विंडवर्ड स्लोप, पवन की ओर ढलान, एक होता है पवन मुखी भाग, एक तो है पवन विमुख ढाल। तो ये कह रहा है कि पवन मुखी ढाल में ज्यादा वर्षा होती, विंडवर्ड में। एक होता है लीवर्ड, दूसरे साइड में। तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, और ये सही है कि नहीं, तो आप दिमाग लगाओ, इस पे आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 8वें नंबर का सवाल क्या होना चाहिए 8th का। कुछ लोगों ने बड़ा जल्दी से आंसर दिया है और ये आंसर सही भी हो सकता है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। वो कह रहा है कि पर्वतीय प्रभाव में हवा ऊपर उठती है पर्वतों की वजह से। दूसरा स्टेटमेंट है कि पवनमुखी ढाल में वर्षा कम होती है। तो विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, नहीं ज्यादा होती, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, अधिकतम वर्षा होती है, अधिक होती है। लेकिन ये आंसर आपने बिल्कुल सही दिया, गुड, आंसर सही है। जब भी देखो, होता क्या है, आप कोई भी माउंटेन ले लो, जैसे ये माउंटेन है, तो माउंटेन के सहारे जब बारिश होती है तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो हवा ऐसे चल रही मान लो, अब ये हवा जब माउंटेन से टकराएगी तो ये कहां उठेगी? ऊपर। इसीलिए माउंटेन्स में ज्यादा बारिश होती है। जैसे वेस्टर्न घाट ले लो, या जहां भी हवा को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जैसे हवा ऐसे जा रही है तो अपने आप भी हवा ऊपर उठती है, ठीक है। लेकिन अगर बीच में इसके माउंटेन मिल जाए तो हवा उस माउंटेन के सहारे ऊपर उठेगी। तो ऐसे में जिस ओर से हवा ऊपर उठती है उसको विंडवर्ड स्लोप कहते हैं, पवनमुखी ढाल। तो जहां से हवा ऊपर उठेगी उस साइड बादल ज्यादा बनेंगे और ज्यादा वर्षा होगी। समझ गए? जैसे आप इंडिया में एग्जांपल ले लो, वेस्टर्न घाट्स, ये पश्चिमी घाट एक पर्वत है, यहां से मानसूनी यानी साउथ वेस्ट मानसून जब इन वेस्टर्न घाट से टकराएगा तो इस साइड हमेशा ही ज्यादा बारिश करेगा। जैसे गोवा है, मुंबई है, अपना मंगलुरु है, या फिर कोची है। और दूसरी ओर जब हवा यहाँ बारिश कर देगी तो ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी और उसमें मॉइस्चर लूज हो जाएगा, लेस मॉइस्चर हो जाएगा। ठंडी होने के बाद हवा नीचे बैठेगी और दूसरी ओर नीचे बैठेगी। जब दूसरी ओर हवा नीचे बैठती है तो उसको लीवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर्ड डायरेक्शन, यानी पवन विमुख ढाल, विमुख ढाल। ये पवन मुखी ढाल है, वो पवन विमुख ढाल है, या लीवर डायरेक्शन है।
इस ओर हवा नीचे बैठ रही है। मैंने आपसे कहा था कि नीचे बैठने में बारिश कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हवा नीचे बैठेगी, स्विंग करेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आरएच कम होता जाएगा। और बारिश करने के लिए जरूरी है आरएच का 100 होना। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ऊपर उठने में ही बादल बनेंगे, नीचे बैठने में बादल नहीं बनेंगे, मौसम साफ होगा, कम बारिश होगी, जो भी है। तो इस साइड हमेशा ही कम बारिश होती है। इसको हम रेन शेडो जोन यानी वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं, जिस ओर बारिश कम होती है। तो भारत का ये वाला एरिया जहां अक्सर आपको कम बारिश मिलेगी, जैसे विदर्भ का इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, नॉर्दर्न कर्नाटका का इलाका है, यहां पर बारिश कम होती है। इसी वजह से मुंबई में ज्यादा बारिश, पुणे में कम बारिश, जबकि बहुत नजदीक है, दिल्ली आगरा के बराबर, लेकिन बारिश में डिफरेंस बहुत है ड्यू टू द माउंटेन, ओरोग्राफिक रेन की वजह से। तो आपने अच्छा आंसर दिया इसका, वेरी गुड, हम खुश हैं आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड, आगे बढ़ो। पर्वतीय वर्षा से संबंधित, हाँ ये भी वही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल से संबंधित कथनों पर विचार करें। जरा विचार करिए तो आप, सवाल को समझो। अगर सवाल हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अंग्रेजी का सहारा लो, और यही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, यही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। पास अगर होना है यूपीएससी में आपको, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का सहारा लेना पड़ेगा आपको, जो हिंदी माध्यम के हैं। मध्य, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी हाशिए पर चले जाना नहीं है, पश्चिमी तट कह सकते हो, उसका एज कह सकते हो आप, मार्जिन्स कह सकते हो, इसलिए हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। पर होने वाली वर्षा संवहनी प्रकृति की होती है, कन्वेक्शनल नेचर होता है मध्य और उच्च अक्षांशों में। क्या ये बात सही है? तीसरा है, भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में गर्मियों में उत्तर पूर्वी मानसून से उच्च वर्षा प्राप्त होती है। वेस्टर्न कोट्स ऑफ इंडिया एंड ईस्ट हिमालय रीजन गेट्स हाई रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून इन समर। क्या स्टेटमेंट सही है? कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से गलत हैं? अच्छा, इनकरेक्ट कह रहे हो, ध्यान रखना, इनकरेक्ट। मैं भी गलतियां कर रहा हूं इसमें, तो ये सवाल को आप एग्जाम में भी ध्यान रखना, वो गलत पूछ रहा है कि सही। गलत कौन कौन से हैं इसमें? 9th का कौन सा सवाल इसमें सही होगा, कौन सा गलत होगा? 9th का तो कुछ लोग सी आंसर लगा रहे हैं, कुछ डी लगा रहे हैं, और एक दो महाशय इसमें ऐसे भी हैं जो ए लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैसेज ही डिलीट कर दे रहे हैं। कहां ले जाएंगे इज्जत, सम्मान, आत्मसम्मान? है भाई, देखो गलत कौन सा है। अब जिसने भी इसमें ए आंसर लगाया, यानी इसको जिसने क्या किया है, गलत किया है, तो अनर्थ हो गया है ये। पहला वाला सवाल गलत कैसे हो सकता है भाई? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था पर्वतीय वर्षा में, मतलब 3 मिनट भी नहीं हुए। पर्वतीय वर्षा तब होती है जब वर्षा वाली पवनें पहाड़ों से टकराती हैं, इसके परिणाम स्वरूप पहाड़ों की पवन की ओर वर्षा ज्यादा होती है। विंडवर्ड साइड, अभी अभी ये डायग्राम देखो, विंडवर्ड साइड मैंने लिखा भी है, विंडवर्ड साइड में ज्यादा वर्षा होती है और लीवर्ड साइड में कम होती है। एग्जाम्पल के साथ हमने बताया आपको। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है ना, लेकिन वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो असत्य, तो पहला दूसरा कैसे हो सकता है? तो ध्यान दो, इनकरेक्ट पूछ रहा हो। अगर आपने करेक्ट और इनकरेक्ट की वजह से सवाल गलत किया है तब तो कोई बात नहीं, हो सकता, मानवीय भूल होती, लेकिन आपने इसको ही दिमाग में गलत मान लिया है कि ये गलत कह रहा है, तब अनर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, ऑप्शन आपने इस वजह से गलत दिया कि आप सही पूछ रहे थे कि गलत, कि ये सही है, तो फिर अलग बात है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, वो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन दिमाग में अगर ऐसा है कि ये स्टेटमेंट गलत है तो अनर्थ हो जाएगा फिर। दूसरा, इस सवाल को कितने लोगों ने सही माना है, ये भी अभी अभी पढ़ाया था मैंने आपको। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या कहा था? कन्वेक्शनल रेनफॉल विषुवत-रेखीय क्षेत्रों की विशेषता होती है, जहां पर हवा गर्म होकर कहां उठती है, ऊपर उठती है। हालांकि बारिश मिक्स होती है, ऐसा नहीं कि
माउंटेन पे कन्वेक्शन का कोई जोर नहीं होगा, कन्वेक्शन का रोल होता है, माउंटेन्स का भी होता है, मिक्स बारिश होती है। लेकिन ज्यादातर की हम जब बात कहेंगे तो आप ये बताओ उच्च अक्षांश का मतलब क्या हुआ। कई बार मैं बता चुका हूं, अगर 0 डिग्री के आसपास है तो उसको निम्न अक्षांश कहेंगे। क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड एक क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी है। तो 0, 10, 15, 20, 30 डिग्री के आसपास लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, लो लैटिट्यूड्स। 30, 40, 50, 60 को हम नॉर्मली मिड लैटिट्यूड्स, मध्य अक्षांश कहते हैं। और 60, 70, 90 के आसपास, 80 के आसपास पोलर रीजन पे उसको हाई लैटिट्यूड्स कहते हैं, मैंने कल भी पढ़ाया था। अब उच्च अक्षांश मतलब पोल के आसपास या यूरोप में मिड लैटिट्यूड्स के पास पास कन्वेक्शन कैसे हो जाएगा? कन्वेक्शन तो इक्वेटर के आसपास हुआ ना, अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये कहां है? इस प्रकार की वर्षा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत सामान्य। संवहनी वर्षा में ये स्टेटमेंट हमने सही माना था ना। अभी 2 क्वेश्चन पहले 7वें नंबर पे हमने कहा था कि उष्णकटिबंध में होती है, अभी हम कह दे रहे हैं कि ये नहीं, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश में होती है। तो दिमाग कंट्रोल में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखो। और तीसरा सवाल, ऐसा नहीं होता है भारत में उत्तर पूर्वी मानसून तो लौटता मानसून है, तो लौटते मानसून से तो तमिलनाडु के आसपास बारिश होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। पश्चिमी तट मतलब जो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है ना, ये यहां तो गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी से नहीं। चलो ये आपने गलत कर भी दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 आपने गलत नहीं करने चाहिए, मतलब जो लिखा हुआ उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने पढ़ाए थे अभी। तो आंसर क्या है इसका? कई लोगों ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है, और इसमें है आंसर कौन सा है इसका, कौन कौन से गलत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर विल बी ए बी सी। क्या हो जाएगा? सी। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो काफी लोगों ने आंसर सही दिया, इसका सही है। चक्रवाती वर्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइक्लोनिक रेन, ऐसे वैसे साइक्लोन मैंने पढ़ाया नहीं आपको, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा साइक्लोन क्या होता है, फिर भी आप थोड़ा सा आंसर बताओ। 9 का बी कहां से हो जाएगा आंसर? 9 का सी होगा आंसर, ये भी तो गलत है। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, दिमाग लगाओ। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेन क्या क्या होगा बताओ। द साइक्लोनिक रेन अकर्स अलोंग द फ्रंट्स ऑफ द साइक्लोन्स। चक्रवाती वर्षा चक्रवात के अग्रभाग के साथ होती है। साइक्लोनिक रेन अकर्स अलोंग द फ्रंट्स ऑफ द साइक्लोन्स। चक्रवाती वर्षा चक्रवात के अग्रभाग के साथ होती है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अग्रभाग के साथ होती है। अग्रभाग कुछ नहीं है, गलत ट्रांसलेशन है, इसको बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं? फ्रंट। और इसका हिंदी होना चाहिए वाताग्र के साथ होती है। हिंदी में वाताग्र वर्ड यूज होता है, ठीक है, वाताग्र के सहारे होती है, तो उसमें जो इंग्लिश में पढ़ेगा उसको साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक, वाताग्र अगर नाम सुना हुआ आपने। सेकंड है, यह तब बनता है व्हेन टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी मीट्स। जब 2 विभिन्न विशेषताओं वाली वायु राशियां आपस में मिलती हैं या हवाएं आपस में मिलती हैं। दिमाग लगाओ, क्या लग रहा है आपको 10वें नंबर पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? आ गया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सवाल आपने नहीं पढ़ा है। और दिमाग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, बहुत ज्यादा दिमाग से सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि तुक्के में कोई भी सही हो जाए। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा सही होना चाहिए कौन सा गलत, आप समझो उसको कि वैसा होता कि नहीं होता। फ्रंट नाम अगर आपने कभी सुना हो, देखो सिंपल है, हिंदी में पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, इंग्लिश में पढ़ो। देखो एक वर्ड आया था फ्रंट, देखो होता क्या है, जब हम बात करते हैं साइक्लोन्स की ना, जब हम साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन में आपको 2 चीजें हमेशा ही ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो आप देखते हो कि बारिश बहुत होती है, दूसरा हम तेज हवाएं चलती हैं, जो खासतौर पर ट्रॉपिकल साइक्लोन में। जो हमारे यहाँ साइक्लोन आता है उसपे हमारे दिमाग में इमेज बनती है कि बारिश बहुत तेज हो रही है और हवा बहुत तेज चल रही है, जिससे कोई नुकसान हो गया है। ठीक, अब साइक्लोन होता क्या है? साइक्लोन में तेज हवा
प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, दाब प्रवणता ज्यादा होगी। देखो साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक लो प्रेशर सेंटर होता है, मतलब जिस जगह पे साइक्लोन आया है या जनरेट हो रहा है तो उस एरिया में प्रेशर लो हो जाएगा। अब लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया की हवा गर्म होकर कहां उठेगी, ऊपर उठेगी, या दूसरी वजह से भी उठ सकती है, कोई हवा उसको डिस्प्लेस कर सकती है। तो हवा कुल मिला के ऊपर उठ रही है, जिस वजह से उस एरिया में लो प्रेशर हो रहा है, और उस लो प्रेशर जो हवा कम है उसकी जगह लेने के लिए दूसरी जगह से हवा आती है। तो नॉर्मल यही है उसमें कि हवा गर्म होकर कहां उठती है, या किसी फोर्सफुली किसी दूसरी वजह से हवा उठती है। तो जैसे ही हवा ऊपर उठेगी तो हमारा सीधा मतलब है कि हवा के ऊपर उठने से वो ठंडी हो जाएगी और बादल बन सकते हैं, कंडेंसेशन होगा, और दूसरी हवा उसकी ओर आएगी। जितनी तेजी से हवा ऊपर उठेगी उतना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा, जितना ज्यादा लो प्रेशर यानी जितना कम लो प्रेशर होगा उतना ही तेजी से हवा अंदर की ओर आएंगी, उतना ही ज्यादा मूवमेंट बनेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज साइक्लोन या चक्रवात क्या होता है, वात मतलब हवा और चक्र मतलब गोल गोल घूमना, तो आप कहोगे इट इज अ सर्कुलर, मतलब हवाएं उसमें ऐसे ऐसे घूमती है, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड्स कह सकते हो। अब पूरा गोल नहीं, लगभग गोल। तो हवा, और दूसरा हवा कहां उठती है, ऊपर उठती है और बाहर से अंदर की ओर आती है और ऊपर से ऊपर उठती है, तो इसको हम साइक्लोन कहते हैं। अब साइक्लोन की लोकेशन के बेस पे हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आप कह सकते हो जो हमारे यहाँ आता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, चाइना में, जो गर्म देश है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, जैसे हरिकेन, टाइफून्स, इंडिया वाला जो भी है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसका बनना अलग है। और दूसरा साइक्लोन, इसकी प्रॉपर्टी और लोकेशन के हिसाब से इसको हम टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, यानी जो थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा गर्म, यानी यूरोप में चलता है, शीतोष्ण। जैसे अगर आप लंदन में हो तो वहां पर बारिश हो रही तो आप कहोगे टेम्परेट साइक्लोन से। जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिनमें ज्यादा स्पीड होती है, ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं, वो ट्रॉपिकल होते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं वो टेम्परेट होते हैं। मोटा मोटा ये बता दिया मैंने। अब इनके बनने का तरीका क्या है कि हवा गर्म होनी चाहिए, हवा ने ज्यादा पानी पिया होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल है, तो जितनी तेजी से हवा ऊपर उठेगी गर्म होके उतना ज्यादा खतरनाक तूफान बनेगा। इसकी तो खासियत ये। टेम्परेट साइक्लोन की बात क्या है, देखो वो टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहा था, उसने लिखा नहीं उसमें, उसने सिंपल लिख दिया साइक्लोन। वो लिख भी सकता था कि शीतोष्ण चक्रवात कैसे बनते हैं। तो यहां पर ठंडी हवा का कोई रोल नहीं है, यहां पर ठंडी हवा का कोई रोल नहीं है, हवा गर्म होगी ऊपर उठेगी तो साइक्लोन बनेगा। इसके एमसीक्यूज आएंगे भी आने वाले टाइम में, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। अब शीतोष्ण चक्रवातों में क्या होता है कि एक साइड की हवा गर्म है और एक साइड की क्या है, ठंडी। इसको कोल्ड एंड वार्म एयर मास कहते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक एरिया की हवा क्या है, गर्म है, अब ध्यान दो, तो एक एरिया की हवा को, ऐसा नहीं कि हवा कोई छोटी सी हवा नहीं, उसके हवा में कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लंबी हो सकती है हवा, कुछ उसकी विड्थ हो सकती, चौड़ाई में भी तो होगी हवा, और कुछ इसकी हाइट भी हो सकती, तो वॉल्यूम में आएगा हवा। तो एक काफी मात्रा में हवा है जिसका टेम्परेचर मान लो 28 डिग्री सेल्सियस है हवा का। ठीक, अब हवा है तो उसके अंदर कुछ मॉइस्चर भी तो होगा, कुछ ह्यूमिडिटी होगी, मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं आर्द्रता। मान लो उसकी आर्द्रता 70% है। ठीक है, अब वो फैली भी तो होगी, हल्की होगी, उसकी डेंसिटी अलग होगी। और एक दूसरी हवा है ठंडी, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, वो हवा मान लो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, वो ठंडी है। तो अगर वो हवा ठंडी है, दूसरी ओर की हवा बहुत बड़ी हवा है, काफी वॉल्यूम में हवा है, अब उसकी जो आर्द्रता है, जो उसमें नमी है, मैंने पढ़ाया हुआ 3-4 क्लास पहले, वो मान लो 40% है या 50% है, ले लो आप, वो ठंडी हवा है और उसकी कुछ डेंसिटी होगी, ज्यादा डेंस होगी, भारी होगी। तो यानी इस हवा का नेचर अलग है, इस हवा का नेचर क्या है, अलग है। आपने पढ़ा था ना अभी थोड़े पहले ऑप्शन में, डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर, हवा का नेचर रिगार्डिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, जो भी है। ये जो डिफरेंट नेचर की हवाएं जब आपस में मिलती हैं, तो जहां पर ये आपस में मिलेंगी, जिस एरिया में ये मिलेंगी, उस एरिया को हम नॉर्मली कहते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट। जिसको वहां पर लिखा था वाताग्र, उसको क्या बोलते हैं, वाताग्र। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट इज फ्रंट, तो आप कहोगे ये ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने का क्या है, एक जोन है, एक एरिया है, जिसको हम वाताग्र कहते हैं। तो जैसे जैसे हवा, गर्म हवा और ठंडी हवाएं आपस में मिलेंगी, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर उठेगी और ठंडी हवा नीचे, तो उसी हिसाब से बादल बनेंगे और बारिश होगी। तो उसने पूछा था आपसे कि क्या वो वर्षा वाताग्र के सहारे होती है, फ्रंट के सहारे। फ्रंट का मतलब
जहां पर दो ठंडी और गर्म जल हवाएं आपस में मिलती हैं, और इसी गर्म हवा को वार्म एयर मास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वार्म एयर मास, यानी गर्म वायु राशि। अब ध्यान दो, एयर मास वर्ड यूज किया ना, एयर मास मतलब मास मींस एक बड़े पैमाने की हवा। जैसे हम कहते हैं ना, मास ऑफ फार्मर्स, मास ऑफ स्टूडेंट, मास ऑफ छिचोराज, मास ऑफ छपरीज, मतलब जैसे हमने कहा मास ऑफ फार्मर्स, तो फार्मर्स का मास है तो बहुत ज्यादा किसान आए होंगे, उनकी एक ही जैसी डिमांड होगी किसानों की। अब ऐसा नहीं होगा कोई किसान कह रहा है मुझे एसएससी का एग्जाम देना है, कोई किसान कह रहा है कि क्या कहते हैं उसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हमें बात करो, हमारे माल को आगे ले जाओ, मंडियों में तक ले जाओ, और तीसरा कह रहा नहीं नहीं इस बार कांस्टेबल की भर्ती जल्दी कर दो। ऐसा तो नहीं होगा ना। उनकी डिमांड कौन सी होगी? खेती बाड़ी वाली होगी, एक ही टाइप की क्वालिटी होगी उनमें। और दूसरे हैं कुछ कौन से आवारा टाइप के लोग हैं, उनकी डिमांड कुछ आवारागर्दी वाली होगी। आप अपने आप से समझ लो क्या क्या होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम जब एयरमास वर्ड यूज करेंगे, यह सवाल दूसरे तरीके से भी आ सकता है, इसका मतलब कुछ उसमें सर्टेन सिमिलरिटी होनी चाहिए, कुछ मामलों में समानता होनी चाहिए। किस मामले में? तापमान एक जैसा होना चाहिए, आर्द्रता एक जैसी होनी चाहिए खास तौर पर। यानी बहुत बड़ी हवा है, अगर 20 डिग्री तापमान है तो हॉरिजॉन्टली सब जगह 20 ही होना चाहिए। अगर कोई ठंडी हवा है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो सब जगह ठंडा ही होना। एयर मास मतलब एक बड़ी हवा जिसमें रिगार्डिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सिमिलरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और जहां पर वो दोनों मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? गर्म और ठंडी हवाओं का मिलना, और उसको हम फ्रंट कहेंगे। तभी तो क्या है इसका नाम शीतोष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। शीतोष्ण चक्रवात हमेशा ही ऐसे बनेंगे, एक साइड गर्म हवा होगी, एक साइड ठंडी हवा होगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी और ठंडी हवा उसको फाइनली ऊपर उठा देगी फोर्सफुली। ठीक है। और यहां पर ठंडी और गर्म हवाओं का कोई भी योगदान नहीं होता है, ये सिर्फ गर्म वजह से उठेगी और ये ठंडी गर्म से उठेगी। अब यहां पे आओ आप, इस सवाल में अगर उसने ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात लिखा होता तो ये सवाल कुछ अलग हो जाता। अब इसने खाली साइक्लोन लिखा है, तो आप इसको टेम्परेट भी मान सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ सभी लोग, एक बार फिर से दोबारा से आंसर दे दो इसका। तो कई लोगों ने तो आंसर दिया था इसका पहले, वो सही भी था, ये अच्छी बात है कि आपने इसका आंसर सही से दिया है, लेकिन कुछ लोगों का आंसर गलत था। अब बताओ किसका गलत था? द साइक्लोनिक रेन अकर्स अलोंग द फ्रंट्स ऑफ द साइक्लोन, चक्रवात के वाताग्र के सहारे वर्षा होती है। और दूसरा है इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू मासेस ऑफ एयर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी। दो अलग अलग वायु राशियां होंगी जिनमें तापमान, आर्द्रता और घनत्व संबंधी समानताएं होंगी, दोनों अलग अलग नेचर की होंगी। तो आंसर क्या होगा इसका? अब समझ में आ गया ना सभी के? वेरी गुड। हाँ, तो आंसर क्या है इसका? सी, ये जो मैंने बताया वही चीज है। डिफरेंट नेचर होगा। ठंडी जैसे सिंपल है, हम किसी को कह रहे हैं कि यार इसको ठंड लग गई है, हम कह रहे हैं कि नहीं इसको गर्मी लग गई, तो गर्म वाले की हालत अलग खराब होगी, ठंडी वाले की हालत अलग खराब होगी। ठंडी वाले का ट्रीटमेंट अलग से होगा, गर्म वाले का अलग से होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, फिर से साइक्लोन में आ गया, लगाओ दिमाग लगाओ। चक्रवाती वर्षा भारी होती है। अब भारी मतलब ज्यादा होती है, भारी का ये मतलब कि वेट ज्यादा होता है, तो इसमें भावनाओं को समझने वाली बात है। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज हैवी बट हाईली लोकलाइज्ड, किंतु वो स्थानीय होती है, मतलब बहुत ही लोकल जगह पे होती है, कम जगह पे होती है। और दूसरा सवाल है कि संवहनी वर्षा तब होती है जब गर्म और ठंडी पवनें एक दूसरे से मिलती हैं। अब ये फिर से रिपीट हो रहे सवाल इसमें, लेकिन आप इससे क्या होता है कि आपको कंसेप्ट काफी कुछ दिमाग में घुस जाता है। बताओ, और मैं फिर से कह रहा हूं कि जो चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती है उसको घर जाके जरूर पढ़ा करो। जैसे आप साइक्लोन जरूर पढ़ना आप घर जाके आज। 11th का क्या होगा? 11वां सवाल। अब तो हम 11वां सवाल सॉल्व कर रहे हैं। आंसर ए भी आ रहा है, आंसर बी भी आ रहा है। देखो कौन सा गलत होता है। देखो, बहती गंगा में हाथ मत धोना कभी भी, मतलब आप अपने दिमाग से आंसर दियो। कई लोग क्या करते हैं कि अगला बंदा कौन सा आंसर दे रहा हम भी वही दे देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप सिर्फ अपने उस पर फोकस करिए, और जो नीचे आपके कमेंट्स होते हैं उनको ना पढ़ा करें आप। मतलब जब भी आंसर दिया जा रहा है आप अपने दिमाग से आंसर लगाओ कि आप क्या दे रहे हो, उसके बाद देखोगे किसने क्या दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सही या गलत होने से फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया उससे फर्क पड़ेगा।
ठीक है, देखो भाई दूसरा वाला तो सही नहीं हो सकता है। संवहनी वर्षा तब होती है जब गर्म और ठंडी पवनें एक दूसरे से मिलती है, अभी भी किया था हमने। हमेशा गर्म हवा जब ऊपर उठती है, संवहन, कन्वेक्शन का मतलब ही क्या होता है, गर्म चीजें ऊपर ठंडी चीजें नीचे, तो ठंडी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसमें कि दोनों के मिलने से हो रहा है, ट्रॉपिकल जोन में होता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया आपका दूसरा। ठीक है, ठीक, तो दूसरा क्या है, गलत हो गया, दिमाग से नहीं दिया है, ला हौल बिला कुव्वत। देखो लड़का खूंखार हो चुका है, ये गलत तरीके से खूंखार हो रहा है। अच्छा दूसरा सवाल, चक्रवाती वर्षा, देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चक्रवाती वर्षा बहुत ज्यादा होती, ठीक है, हाईली लोकलाइज्ड, ये हाईली लोकलाइज्ड सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है। हाईली लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि किसी खास क्षेत्र में होती है और कम होती है। अब ये पूछ किसके संदर्भ में रहा है, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन दो होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन में कभी कभी बारिश लोकलाइज थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन फिर भी वो बड़े एरिया में होती है ना। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होता है, शीतोष्ण चक्रवात, तो काफी बड़े एरिया में क्या करता है, बारिश करता है। जैसे वेस्टर्न यूरोप में टेम्परेट साइक्लोन से बारिश होती है, वो कई दिन तक लंबी बारिश होती है, लंबे समय तक चलती है और एक बड़े एरिया में होती है। तो यहां पर हाईली जो लिखा है ना उसने, ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आपका आंसर जिन भी लोगों ने ये ए दिया, वो भी आंसर अपने समझ के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर इस वर्ड पे हम फोकस करेंगे ना, अत्यधिक लोकलाइज्ड होती है। इतनी भी लोकलाइज नहीं होती कि दिल्ली के किसी एक हिस्से में बारिश हो रही, मान लो चांदनी चौक में बारिश हो रही, हाईली लोकलाइज्ड, और कनॉट प्लेस में नहीं हो रही हो, ऐसा तो नहीं होता ना। जब साइक्लोन की बारिश आती, जैसे उड़ीसा में आ गया, तो पूरा कोस्टल एरिया में, काफी एरिया में, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो हाईली लोकलाइज्ड नहीं होगा, तो आंसर इज डी। कोई बात नहीं, ए आंसर भी जिसने दिया था वो चलेगा, इसमें इतनी चलती है, लेकिन 2 नंबर का आंसर नहीं आना चाहिए। 12, डोल्ड्रम इज अ जोन ऑफ टोटल काम विदाउट एनी ब्रीज। डोल्ड्रम, विश्वत, डोल्ड्रम होता है ना, विषु प्रशांत, उस पर मत जाओ आप, सिर्फ इस पे जाओ, इंग्लिश पे जाओ। डोल्ड्रम एक ऐसा क्षेत्र होता है, डोल्ड्रम एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर शांत क्षेत्र होता है। दूसरा सवाल है, उप उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियां, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सवाल आपको नहीं भी आएगा तो चलेगा। डेवलप्ड ओवर द ओशंस, बेस्ट, सबसे अच्छे डेवलप होते हैं महासागरों के ऊपर। इस सवाल के बारे में आपका क्या राय है, ये है, ये इक्वेटर है, ये 5 डिग्री साउथ है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, इक्वेटर से थोड़ा सा उत्तर, थोड़ा सा दक्षिण, तो यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व करती है, ऐसे ऐसे घूमती है, रोटेशन है उसका। तो होता क्या है कि यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं, गर्मी की वजह से हवाएं ऊपर उठती है दोनों ओर से ऐसे। तो हवा जब ऊपर उठती है तो संवहनी कन्वेक्शन रेनफॉल होता है, ये पढ़ाया था मैंने आपको। यही जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का जोन है, जनरली इसको हम डोल्ड्रम कहते हैं, और ये एक शांत क्षेत्र होता है। ठीक, शांत क्षेत्र का मतलब होता है यहां पर क्या मतलब है कि उथल पुथल नहीं होती, साइक्लोन वाइक्लोन नहीं आते, हॉरिजॉन्टली विंड्स ऐसे आपस में कन्वर्ज, ये ऐसे नहीं चलती, हवा आती है ऐसे ऊपर उठती है। तो ये शांत क्षेत्र होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डोल्ड्रम कहा जाता है। ये डोल्ड्रम नाम रखा गया था किसके द्वारा, जो नाव चलाते ना, पुराने जमाने में नाव चलाते थे जब इंजन नहीं होता था। ठीक, तो यानी आप आज की डेट में तो इंजन है, तो हवा चले न चले इंजन को कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो अपनी स्पीड से चलता है। तो गुजरे जमाने में यहाँ पर एक स्टेगनेंट, मतलब एक बहुत ही ना के बराबर हवाएं चलती थी, यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता था, तो इसलिए उसको डोल्ड्रम कहा गया। डोल्ड्रम का मतलब होता है, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपकी लाइफ में आप डोल्ड्रम की स्थिति आ गई है, यानी आप जस्ट लाइक डोल्ड्रम हो गए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुबह आप उठ रहे हो, मान लो आपकी नींद खुल गई 8 बजे, तो आप कह रहे हो कि अभी क्या उठें, अभी तो 8 ही बज रहे हैं। फिर आप आराम से लेटे हुए हो, 9 बजे तक आप सो रहे हो। उसके बाद आप 1 घंटा मूड बना रहे हो कि उठें कि नहीं उठें, तो 10 बजे आप उठे, फिर फाइनली फिर आप बाहर देख रहे हो, आप मौसम कैसा है, हा हू हो रहा है, 1 बजे तक आप फ्रेश हो पा रहे हो, चाय पी पा रहे हो, फिर आपको लगता है कि अब क्या ही करना है, थोड़ी देर और सो जाते हैं, दिन कट गया ऐसे ही। ये अगर जिंदगी में हो रहा है ना आपके, कोई उथल पुथल नहीं हो रही है, तो इट इज कॉल्ड डोल्ड्रम। एकदम शांत मौसम अगर है, हवाओं में कोई खास मूवमेंट नहीं है,
तो उसको हम डोल्ड्रम कहते हैं। ठीक है, तो नाविकों के द्वारा रखा गया, यही वो एरिया होता है बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जहां पर चक्रवात साइक्लोन्स नहीं आते हैं। कोरियलिस फोर्स 0 होता है, बाद में बताएंगे। ठीक है, टोटल काम, शांत क्षेत्र होता है। अब यहां पर जो अच्छा दूसरा सवाल ये देखो, उष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटियां महासागरों में सबसे अच्छी विकसित होती है। इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहां से हवाएं जब ऊपर उठती हैं डोल्ड्रम के आस ऊपर से ऐसे 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से, वो जहां पे बैठती हैं इस एरिया में जहां पर वो बैठेंगी, इसको हम कहेंगे 30-35 साउथ एंड 30-35 नॉर्थ। जहां पर ये बैठती वो हाई प्रेशर जोन होता है। वो कैसा जोन होता है? हाई प्रेशर जोन। अब ट्राइसेलुलर रिंग में जब आप पढ़ते हो तो उसमें दिखता है यहां से उठेगी हवा तो यहां बैठेगी, और यहां से उठेगी यहां बैठेगी, तो उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो इसका अगर आप मैप देखोगे तो ये कहां पर ज्यादा अच्छा डेवलप होता है, कहां पर नहीं होता है। कंटिन्यूस रेंज में नहीं होता है, जहां पर ओशंस भी है, लैंड सरफेस भी है, तो टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो उसकी वजह से प्रेशर भी अलग अलग होगा। इस वजह से ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। आपको नेट्स पे सर्च करना है इसको कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहां कहां दिखाता है, तो ओशंस के ऊपर वो ठीक ठाक दिखाएगा उसको। ठीक है, तो अच्छे रूप से डेवलप होते हैं ये आंसर टोटली सही है। मतलब दूसरा आंसर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका। पहला वाला आंसर भी डोल्ड्रम इज अ काम जोन, डोल्ड्रम एक शांत क्षेत्र होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये भी सही जैसा लग रहा है आंसर। लेकिन विदाउट एनी ब्रीज, अब ये स्टेटमेंट किस भावनाओं से दिया है उसने ना, इस पे हम कुछ बात नहीं कर पा रहे कि कोई भी हवा नहीं है, कह रहा है कि तो हवा तो होगी यार, ऐसा थोड़ी है। बस हवा में मूवमेंट नहीं होगा, ज्यादा हवा में तेजी नहीं होगी, तभी तो शांत क्षेत्र है ना वो। तो इस पे बड़ा कंफ्यूजिंग है कि ए सही है या सी सही है। अगर आप इसको मैथमेटिकली लेते हो कि कोई भी हवा है ही नहीं वहां पे, ठीक है। अब दूसरा ब्रीज वर्ड यूज किया है, मतलब पवन में मूवमेंट ही नहीं है, तो मूवमेंट होता है थोड़ा कम कम होगा, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब हवा ना पत्ती ही नहीं हिल रही है, ये है। तो इसका आंसर आप बड़े दिमाग से आपको लगाना पड़ेगा, आंसर मे बी ए और मे बी सी। नहीं, कौन सा ए हो सकता है इसका आंसर? नहीं, उल्टा बोल गया मैं, करेक्ट पूछ रहा ना, ए कैसे कैसे हो जाएगा? बी तो सही है ना, मेरा दिमाग भी इधर उधर फालतू घूम रहा है। तो ये तो सही है, तो कौन सा? या तो इसका आंसर क्या होगा फिर, बी होगा, या तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अगर आप मैथमेटिक्स में जाते हो कि कोई हवा ही नहीं चल रही है थोड़ी सा बहुत भी, विदाउट एनी ब्रीज, तो फिर तो एक वाला गलत हो जाएगा, है ना। और काम बेल्ट होता है, बहुत ही कम मूवमेंट होता है, लेस मूवमेंट होता है, शांत क्षेत्र होता है, ये सही डेफिनेशन है। तो आप इसका आंसर सी दे दोगे फिर। ठीक है, बात मेरी समझ में आई? ए तो नहीं होगा, ए कैसे होगा? दूसरा तो सही है स्टेटमेंट। तो आप लोगों ने यहां पर अच्छा खासा दिमाग लगाया है, इसलिए मैं आपकी इस प्रयास से, एफर्ट से बहुत खुश हूं। ठीक है, समझ गए ना डोल्टम? ये होता है। तो ऐसा नहीं कि जरूरी कि ऐसा ही सवाल आए उसमें, विदाउट एनी ब्रीज। नंबर 13, फटाफट बताओ कौन सा कहां से कहां होता है, इसको मैच करना है आपको। अब ये सवाल आपको आ जाना चाहिए। भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी क्या इसके बीच में होता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इसके बीच में होता है, या समशीतोष्ण टेम्परेट लो कहां कहां होता है? इसको पढ़ने में ना थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं आपको बता देता हूं। ये इक्वेटर है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, वो लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया उसका। ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया, इसी को हम कहते हैं कई बार, जैसे डोल्ड्रम पड़ा था अभी, तो इस एरिया को हम लो प्रेशर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हवा ऊपर उठती है, जहां भी हवा ऊपर उठेगी लो प्रेशर होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बिल्कुल गलत है। सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल से हटके थोड़ा सा ज्यादा, 30-35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जहां पर हवा नीचे बैठती थी, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो 60 डिग्री नहीं होता, ये तो पोलर जोन हो जाएगा, या सब पोलर जोन। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। सब ट्रॉपिकल जो अभी हमने पढ़ा था, ये इससे पहले वाला 30-35 नॉर्थ एंड साउथ, तो वो गलत हो जाएगा। सेकंड इज गलत। टेम्परेट लो, टेम्परेट लो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, टेम्परेट लो कैसे हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या है इसका? कौन सा इनकरेक्ट है? अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो दूसरा भी इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है, नहीं है।
तो 2 और 3 इनकरेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव। वो सवाल ही थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सवाल ही थोड़ा सा क्या है, गलत है। तो दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, और ये जो लिखने में अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो ये भी गलत है। लेकिन आप उस पर मत जाओ कौन सही है कौन गलत है। ये क्यों सही है मैं बता रहा हूं, इसको छोड़ो। 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में हवा ऊपर उठती है, लो प्रेशर बनता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, बिल्कुल सही है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30-35 नॉर्थ एंड साउथ होता है। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय जोन हॉर्स रिलेटिव अक्षांश कहते हैं, जिसको थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, वो सही है। टेम्परेट लो, टेम्परेट तो बहुत आगे, टेम्परेट लो नहीं का इससे कोई लिंक नहीं है। 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये होता है, ये इसके साथ लिंक होता है, न कि इसके साथ। तो आप उस हिसाब से कौन सा सही होगा नहीं होगा इसको छोड़ दो। अगला सवाल 14th क्वेश्चन, फेरल का नियम। कौन सा नियम है? फेरल्स लॉ। फेरल के नियम के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब फेरल का नियम अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर भी एक जिसको आता है वो लगाओ, ध्यान लगाओ। फेरल के नियम में कहा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में हवा दाहिनी ओर विस्थापित हो जाती है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट इन नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर, और इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट टू एयर मास। मतलब ये जो फेरल का नियम है ये कोरियोलिस प्रभाव के अनुप्रयोग से प्राप्त होता है। तो ये 14 सवाल है आपका, आज का लास्ट सवाल है। तो इस हिसाब से बताओ जरा, आंसर बताओ इसका क्या होगा। ये मान लो इक्वेटर है, तो इक्वेटर ये है, और हमारी जो अर्थ है वो घूमती है पश्चिम से पूरब, हमारी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। अब पृथ्वी के घूमने की जो स्पीड है, देखो अर्थ के जो रोटेशन की स्पीड है वो हर जगह अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि अर्थ का इक्वेटर पे जो वो है एरिया है वो ज्यादा है, और जैसे जैसे पोल की ओर जाते हैं वो कम होता जाता है, अर्थ फ्लैट होते जाती है। यानी पोल पे अर्थ की रोटेशन की स्पीड 0 होगी। पोल कहां घूम रहा है? पोल तो एक पॉइंट है, मतलब सबसे तेज कौन घूम रहा है? इक्वेटर घूम रहा है। 24 आवर्स में इक्वेटर पे जो भी एरिया होगा उसको बहुत ज्यादा एरिया कवर करना है, और 30 डिग्री नॉर्थ पे जो होगा उसको कम करना है, 60 नॉर्थ पे और कम करना है, पोल पे बिल्कुल नहीं करना, 0। तो स्पीड पे डिफरेंस है। तो पोल के पास कम स्पीड, टुवर्ड्स इक्वेटर बढ़ती जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर अर्थ ऐसे होती, देखो तब तो हर जगह स्पीड बराबर होती, क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रहा है, इस चीज को घुमाओगे तो यहां भी सब जगह स्पीड बराबर होगी। तो यहां पर अलग अलग होती। अब इसकी वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट में चाहे हवा हो चाहे पानी हो, उसमें एक डिफ्लेक्शन पैदा होता है। डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप पैदा होता है। उस विक्षेप की वजह से क्या होता है, इसको हम मानसून में पढ़ते हैं ढंग से या क्लाइमेट में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई हवा मान लो ऐसे जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई हवा ऐसे जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू कोरियोलिस फोर्स, इसको कोरियोलिस ने पता लगाया था, ये फोर्स को जो डिफ्लेक्ट करता है यानी हवा को दाएं बाएं कर देता है, ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। मतलब उत्तरी गोलार्ध में कोई भी हवा अपने दाईं ओर जाएगी। अगर ये हवा ऐसे जा रही तो इसका दायां, अगर कोई हवा ऐसे आ रही है पोल से इक्वेटर की ओर आ रही, तो भी दाईं ओर ही जाएगी। अब मैं आपकी ओर आ रहा हूं तो मेरा दायां ये है, अगर मैं ये बोर्ड की ओर जा रहा हूं तो मेरा दायां ये हो जाएगा। ठीक है, तो राइट हैंड डिफ्लेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, कोई हवा मान लो ऐसे जाना चाहिए उसको, दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा वो बाईं ओर मुड़ेगी। कहां की ओर रिफ्लेक्ट होगी? लेफ्ट हैंड की ओर। तो लेफ्ट, ये अगर ये हवा ऐसे जा रही तो इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये। अगर मैं आपकी ओर आ रहा हूं तो मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर, राइट हैंड डिफ्लेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किसकी वजह से हो रहा है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से होगा। कोरियोलिस फोर्स में मतलब डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन क्यों पैदा हुआ? ड्यू टू द डिफरेंस इन रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, उसकी स्पीड में डिफरेंस होता है इस वजह से। अब इसी में फेरल कहां से आ गया? तो फेरल भाई साहब ने इसमें रिसर्च की, तो फेरल भाई साहब कहते हैं कि अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, विषुवत रेखा है, यहां पर कोई हवा, मान लो कोई हवा ऐसे चल रही है, अगर वो इक्वेटर को पार करती है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाती है, ऑलवेज डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। हमेशा कहां की ओर मुड़ेगी? राइट की ओर। बात सेम है, दाईं ओर मुड़ेगी। और वैसे ही अगर कोई हवा उत्तरी गोलार्ध से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी, डिफ्लेक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा ना, जैसे मैं ऐसे आ रहा हूं तो मेरा लेफ्ट इधर को होगा, मैं ऐसे नहीं चले जाऊंगा।
सेम चीज है वो, तो वो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड डिफ्लेक्शन होगा। क्या कह रहा है वो? फेरेल्स लॉ, विंड इज डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन सदर्न हेमिस्फीयर, राइट नहीं लेफ्ट। तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? लेफ्ट होना चाहिए था। और ये कोरियलिस फोर्स से इंपैक्ट है इनका, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ये आंसर सही है, तो आंसर विल बी बी, आंसर इसका सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो दाईं ओर होना चाहिए था, इसकी जगह दाईं की जगह बायां होना चाहिए था। तो आंसर आप लोगों ने सही दिया, कई लोगों ने, अच्छी बात है। जिसने नहीं भी दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा नहीं होगा तो इस वजह से आपका आंसर सही नहीं आया, तो इस पे बहुत चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। तो आज का होमवर्क आपका क्या है? थोड़ा सा आप साइक्लोन फ्रंट, टेम्परेट साइक्लोन के बारे में देख लो, थोड़ा सा ये कोरियलिस फोर्स और फेरेल्स लॉ के बारे में जहां जहां आप देख सकते हो, थोड़ा सा देख लो उसको बढ़िया से, बस यही आपका होमवर्क है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम मिलते हैं। आज का परफॉर्मेंस आपका कल से बेहतर था, कल तो आपने बिल्कुल नरक कर दिया था भाई, है ना? आज ठीक है, चलो मिलते हैं कल।